कहता हूँ इस केस की ओपन हेयरिंग होनी चाहिए। मैं चैलेंज कर, ये हेयरिंग होनी चाहिए कैमरा के ऊपर, लाइव जानी चाहिए कौम को कि ये सारे बैठे हो, फजल रहमान बैठा हो, उसके साथ बैठा हो हमारे पीपल्स पार्टी, PMLN और तहरीक इंसाफ। अवाम को सच्चाई चाहिए, अवाम को हकीकत जानना चाहते हैं, इसीलिए इलेक्शन कमीशन वो बाइख्तियार इदारा है। ये तमाम रिकॉर्ड उनके हवाले किया जाए और वो रोजाना की बुनियाद पे इस पे हेयरिंग करें। अवाम, सिविल सोसाइटी, मीडिया, सबके नुमाइंदे वहाँ मौजूद हो। इसमें क्या बात है खुफिया रखने की, इसमें क्यों छुपाया जा रहा है? फॉरेन फंडिंग इनको पता है, मुझे भी पता है, मैं बता नहीं सकता क्योंकि हमारे उनसे ताल्लुकात है मुल्कों से, जो मुल्क पैसे इनको देते रहे। मैं अगर नाम लूँ ना लोगों के जो मेरे पास शवाहिद है, तो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हमसाये मुल्कों में भी सियासी बोलचाल है। मुझे डराने धमकाने, इस केस से भगाने के लिए हर किस्म के हरबे इख्तियार किए गए हैं, जिसमें बड़े बड़े ओहदों की पेशकश की है। पिछले ही दिनों इमरान खान के एक अजीज की तरफ से पैगाम दिया गया, आपको पार्टी का कौन सा ओहदा चाहिए, आप उस ओहदे की निशानदेही करें, हम वो ओहदा देने के लिए तैयार है। साथ ही मुझे ये कहा गया कि अगर आप चेयरमैन सेनेट बनना चाहते हैं तो भी हम उसके लिए तैयार है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। 7 साल 1 माह और 21 दिन, 100 से जायद समातें, 35 दरखास्तें इल्तवा और 5 मुख्तलिफ आला अदालतों में समात के खिलाफ दायर दरखास्तें। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अकाउंट्स का रिकॉर्ड जमा कराने के लिए दिए गए 30 नोटिस के बाद आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बिलाखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ गैर मुल्की ममनुआ फंडिंग के हवाले से स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक कर दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में 12 बैंक अकाउंट जाहिर किए और 53 पार्टी बैंक अकाउंट छुपाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक के रिकॉर्ड में इंकशाफ हुआ है कि PTI के 65 बैंक अकाउंट्स हैं और साल 2008, 9 और 2012-13 में PTI ने इलेक्शन कमीशन के सामने 1 अरब 33 करोड़ रुपए की एहतियात जाहिर किए। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई है कि PTI की जानिब से इलेक्शन कमीशन में एहतियात से मुताल्लिक गलत मालूमात फराहम की गई हैं। स्टेट बैंक के बैंक स्टेटमेंट से जाहिर है कि PTI को 1 अरब 64 करोड़ रुपए के एहतियात मौसूल हुए। तहरीक इंसाफ ने 31 करोड़ रुपए से जायद रकम इलेक्शन कमीशन में जाहिर ही नहीं की। स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट में कहा गया है कि PTI के 2008 और 2009 के 2 बैंक खातों को जाहिर नहीं किया गया और ना न्यूजीलैंड और कनाडा के अकाउंट्स तक रसाई दी गई है। ऑडिट फर्म की कैश रसीदें बैंक अकाउंट से मुताबिकत नहीं रखती, जबकि PTI के 2009 से 2013 तक के अखराजात आमदन के मुताबिक नहीं है और ऑडिट रिपोर्ट पर तारीख दर्ज ना होना अकाउंट मयार के खिलाफ है। तहरीक इंसाफ के बैरून मुल्क से फंड्स की तफसीलात, स्टेट बैंक की जानिब से PTI बैंक अकाउंट्स, अमरीकी इदारे फॉर LNC की PTI अकाउंट से मुतालिक तफसील और पाकिस्तान में डॉलर ऑपरेटेड अकाउंट्स की तफसील भी रिपोर्ट में शामिल है। रिपोर्ट में ममनुआ फंडिंग से मुतालिक भारतीय, फ्रांसीसी और ऑस्ट्रेलवी कवानीन का भी हवाला दिया गया है, जबकि तहरीक इंसाफ के 2008 से 2013 के ऑडिट की तफसीलात भी रिपोर्ट का हिस्सा है और स्क्रूटनी कमेटी ने बैंक अकाउंट्स पर अपना तज्जिया भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि स्टेट बैंक के बैंक स्टेटमेंट से जाहिर है कि PTI को 1 अरब 64 करोड़ रुपए की एहतियात मौसूल हुए। PTI ने 31 करोड़ रुपए से जायद रकम इलेक्शन कमीशन में जाहिर नहीं की। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन से एक बार फिर इल्खास की है, जो कि मुस्तरद कर दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन कमीशन से तीनों सियासी जमातों के केसेस को एक साथ सुनने का मुतालिबा कर दिया गया। करोड़ रुपए यानी कुल 1 अरब 68 करोड़ रुपए की फंडिंग है जो PTI को हुई है। 1 अरब 68 करोड़ में से वो कहते हैं कि 31 करोड़ जो हैं वो फंड्स जो हैं उनको एक्सप्लेन नहीं किया गया, उसको बताया नहीं गया। मैं वो थोड़ा ज़रा उसकी बताना चाहता हूँ कि वो क्या है। 6 अकाउंट्स हैं PTI के, ये जो 18 अकाउंट्स हैं इनमें से 8 डिक्लेयर्ड हैं और 10 अकाउंट्स जो हैं वो PTI के उस तरह से अकाउंट नहीं है। वो क्यों नहीं है? मसलन जो 6 अकाउंट्स हैं वो PTI के अकाउंट्स नहीं हैं, उनको सब्सिडरी अकाउंट्स जो है वो उसके तौर पे ट्रीट किया जाए। मिसाल के तौर के ऊपर अगर कोई वेलफेयर का अकाउंट है, आपने कोई पॉलिटिकल पार्टी का एक वेलफेयर का विंग है और वेलफेयर विंग ने अपना अकाउंट खोला हुआ है, तो वो एक सेपरेट एंटिटी के तौर के ऊपर दर्ज है, वो PTI के साथ उस तरह से दर्ज जो है वो नहीं है। 45 करोड़ रुपए के ऐसी डोनेशंस हैं, ऐसे अतियात हैं जिसको उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, जो कि अनवेरीफाइबल है। और PMLN के 9 बैंक अकाउंट्स ऐसे हैं जो स्क्रूटनी कमेटी के स्क्रूटनी अमल के दौरान सामने आए, जो कभी उन्होंने इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में फॉर्म 1 के अंदर जमा ही नहीं करवाए थे, डिस्क्लोज ही नहीं करवाए थे, यानी 9 अकाउंट्स को खुफिया रखा हुआ था। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने 2013 के अंदर 9 अकाउंट्स को खुफिया रखा, 2014 के अंदर उन्होंने अपने 11 अकाउंट्स को खुफिया रखा
और माली साल 2015 के जो गोशवारे जमा करवाए उसमें उन्होंने अपने 11 अकाउंट्स को छुपाया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने पैसों का हिसाब देने के बजाय ऑपोजिशन के अकाउंट्स की जांच का मुतालबा कर रही है, मगर सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने बैंक अकाउंट्स छुपाए हैं? क्या फॉरेन फंडिंग पर पीटीआई खत्म हो सकती है? क्या इलेक्शन कमीशन पीटीआई के खिलाफ फैसला देगा? तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले के मुल्की सियासत पर इम्प्लीकेशंस भी बड़े अहम हैं। क्या अपोजिशन पीटीआई के खिलाफ अदालत का रुख करेगी? तहरीक इंसाफ ने समात पर बार बार इल्तवा, ये स्टे क्यों मांगे हैं? क्या पीटीआई अपने अकाउंट छुपाने के लिए इल्तवा लेती रही है? क्या इलेक्शन कमीशन को गलत मालूमात की फरहमी पर इलेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है? स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट सामने आने ऑपोजिशन जमातों ने वजीर आजम पाकिस्तान से इस्तीफे का मुतालबा किया। जो ईमानदारी का मेकअप इमरान नियाजी ने और पीटीआई ने अपने चेहरे पे सजाया हुआ है, फॉरेन फंडिंग केस ने उस मेकअप को धो के रख दिया है। जो पूरे पाकिस्तान में मिस्टर क्लीन बनते हैं, शफाफियत के चैंपियन बनते हैं, वो फॉरेन फंडिंग केस की समात को रुकवाने के लिए मुख्तलिफ हीले बहाने तलाश करते रहे हैं। कमेटी ने एक ऑर्डर पास किया कि आप ये 10 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जमा कराएं। जाहिर है पीटीआई ने नहीं जमा कराए, जिनमें तमाम बैनुल-अक़वामी अकाउंट्स, तमाम पाकिस्तान के अंदर अकाउंट्स। आज तक वो ऑर्डर कंप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि एक भी बैनुल-अक़वामी अकाउंट आज तक पीटीआई ने जमा नहीं कराया, जबकि 6 की हम निशानदेही की है, जिसको तस्लीम करते हैं। 28 बैंक अकाउंट स्टेट बैंक के तवसत से तमाम बैंकों के जरिए इलेक्शन कमीशन में जमा हो गए। ये वो अकाउंट्स हैं जो आज तक हमसे छुपाए गए हैं। जब फॉरेन फंडिंग केस खुलेगा, कौन सा केस? फॉरेन फंडिंग केस खुलेगा तो इमरान नियाजी को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। अब यकीनन फॉरेन फंडिंग केस की मुल्की सियासत पर इम्प्लीकेशंस की बात हो रही है, जहां पर ऑपोजिशन मुतालिबा कर रही है वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हो जाएं, वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ये कह रही है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो बैंक अकाउंट्स हैं उनकी छान पटक होनी चाहिए। लेकिन टुडे मार्क द डे कि जब स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सबमिट हुई है आफ्टर सो मैनी ईयर्स। 2014 का ये मामला है, 2022 आ गया है। अब स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने आई है और इसकी ओपन जो है हियरिंग ना सिर्फ हो रही है बल्कि इसको पब्लिक भी किया गया है, जो एक प्रोमिनेंट किस्म का मुतालबा था खुद इमरान खान साहब का, तो अब पर्दा उठेगा। कितने ही पर्दादारों का, अब बात इन कैमरा नहीं बल्कि पब्लिकली होगी। और जब ये बैंक अकाउंट जिनके खुफिया रखने की बात की जा रही है, इसको इलेक्शन कमीशन एक्ट के तहत देखा जाएगा, तो ऑब्वियसली फिर कार्रवाई का मुतालबा तो रहेगा। क्या कार्रवाई हो सकती है? जो भी कार्रवाई होगी, जो एक्शन होगा, जो कंसर्न जमात है, ऑब्वियसली उस पर उसके इम्प्लीकेशंस तो आएंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, मरकज़ी रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम चीमा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है फॉरेन फंडिंग केस का, और ये फॉरेन फंडिंग केस आज की बात नहीं है। 2014 में ये केस लगा था और साल गुजरते गए, 7 साल के बाद आज जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट सामने रखी है तो उसमें बहुत सारे मामला सामने आ रहे हैं। मैं 1 बाय 1 उसकी तरफ आऊंगा, लेकिन आपके काउंसिल ने, शाह खबर साहब ने आज फिर इस्तदा की कि फरीकैन को पाबंद किया जाए कि इसको पब्लिक ना करे। ऐसा क्यों हो रहा है जब इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं कि फॉरेन फंडिंग केस तो टीवी पर दिखाना चाहिए? नहीं, मुझे अपना सच्ची बात है कि एग्जैक्ट नहीं पता कि हावर शाह साहब ने क्या कहा है, लेकिन हमारा स्टांस वही है कि ये सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। पाकिस्तान की सियासत में माफिया का पैसा लगता है और यही वजह है कि आज तक यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अच्छा, मैं बता देता हूँ सर कि शाह खबर साहब क्या कहते हैं। शाह खबर साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुतालबा किया कि कमीशन से एक बार फिर ये इस्तदा की गई कि इलेक्शन कमीशन ऑर्डर पास करे कि फरीकैन इस रिपोर्ट को पब्लिक ना करेंगे। अब मैं थोड़ा सा इसका पर्सपेक्टिव बता देता हूँ कि जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट थी आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने आनी थी। फरीकैन को बुलाया गया था, आपकी तरफ से शाह खबर साहब काउंसिल थे, साथ में आपके जो फाइनेंस मैनेजर हैं वो भी आए थे, दूसरी तरफ से अकबर एस बाबर साहब जो पटिशनर है और उनके काउंसिल भी पेश हुए हैं। और उसमें शाह खबर साहब ये प्ली ले रहे थे कि अभी फरीकैन तक ये रिपोर्ट जानी चाहिए, फरीकैन को पाबंद करें कि इसको पब्लिक ना करें, जिस पर सवाल यकीनन उठ रहा है कि इमरान खान साहब तो कुछ और कहते हैं कि इसको टीवी पर नशर किया जाना चाहिए, आप ये कह रहे हैं कि नहीं, इसको पब्लिक नहीं किया जाना चाहिए। तो ये लैतो लाल का मुजाहरा क्यों किया जा रहा है? असल में ये इसका पर्सपेक्टिव है सर। नहीं, लैतो लाल वाली बात नहीं है, सिंपल सी बात है कि देखें ये अकाउंट्स हमारे हैं,
हमारे अकाउंट्स हैं तो हमें पता है कि यहाँ पे कहाँ पे आप कह लें कोई डबल एंट्री है या सिंगल एंट्री है। जिस तरह बात हो रही है कि सब्सिडी अकाउंट कौन सा है, मेन अकाउंट कौन सा है, कौन सी डबल एंट्री है। सो यहाँ पे अगर मीडिया में एक चीज़ देते हैं तो वहाँ पे तो जो चीज़ नहीं होती वो बयान हो जाती है कि इस मुल्क में एक अकाउंटेबिलिटी तो है कोई नहीं। तो जो चीज़ आप कह लें कि गलतफहमी है, गलतफहमी अगर आप प्रोजेक्ट कर देंगे तो बाद में यहाँ पे माफ़ी मांगने का रवाज नहीं है। बाद में अगर कोई किसी की तरदीद आती है तो छोटी सी आती है, पहले इल्ज़ाम आता है तो बड़ा सा आता है। मैं समझता हूँ कि ये जो भी आपकी रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को पढ़ना हमारे मुतल्लिका रिपोर्ट है, हमारा उसको हक़ है पढ़ना। पढ़ के तो अगर कोई चीज़ उसमें रेक्टिफाई होने वाली है तो रेक्टिफाई चीमा साहब, मैं कोई भी स्टेटमेंट अपने बिहाफ पे नहीं दूंगा। रिपोर्ट है वो सामने मैं स्क्रूटनी कमेटी की फाइंडिंग्स आपके सामने रख देता हूं सर। वो कहते हैं कि 12 बैंक अकाउंट्स जाहिर किए हैं और 53 बैंक अकाउंट्स पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने छुपाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक के रिकॉर्ड में इंकशाफ हुआ है कि पीटीआई के 65 बैंक अकाउंट्स हैं और साल 2008, 9 और 2012-13 में पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के सामने 1 अरब 33 करोड़ रुपए की अतियात जाहिर किए। टोटल स्टेट बैंक के जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक 1 अरब 64 करोड़ रुपए की अतियात आपको मौसूल हुए हैं, जबकि 31 करोड़ जाहिर ही नहीं किए गए हैं। और अगर जाहिर नहीं किए हुए खुफिया रखे गए तो इसके तहत तो फिर पार्टीज एक्ट की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई तो बनती है और बड़ी संगीन कार्रवाई है। जमशेद इकबाल चीमा साहब देखें, इसमें यही चीज़ आ गई ना, यही चीज़ आ गई कि बेसिकली ये आप कह लें इसमें 26 अकाउंट हैं जो पीटीआई के हैं, उसमें 8 अकाउंट जो हैं एक्टिव हैं, बाकी अकाउंट इनएक्टिव हैं। और जो एक 15 करोड़ की रकम है और एक 16 करोड़ की रकम है, 15 करोड़ की रकम है जो मरकज़ ने सूबों को दी है वो डबल एंट्री है। और दूसरी बात ये है कि एक आप कह लें सब्सिडी अकाउंट में अमाउंट आई है, वहाँ से निकल के मेन अकाउंट में गई है। वो भी अमाउंट 16 करोड़ है जो 2 जगह गिनी जा रही है। सो 16 करोड़ और 15 करोड़ 31 करोड़ की रकम है जिसकी डबल एंट्री है। एक बार सूबों को गई है, सूबों में भी काउंट हुई है और एक बार वहाँ गई है। दूसरी बात सब्सिडी अकाउंट में जो आई है तो फिर मेन अकाउंट में गई है, वो 2 बार गई है। सो यही बेसिक बात है कि पहले आपने उसको जिसे कहते हैं ना एक ऑडिट करना कि मेरा अगर अकाउंट है तो मैं उस पर अपना तबसरा दे दूँ कि इसमें ये चीज़ है। और उसके बाद अल्टीमेटली रिपोर्ट जो है उसे तो कोई नहीं रोक सकता, उसे तो जाना ही है। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन इसमें जो है एक और बात यह है कि जो रिपोर्ट्स आपने सबमिट कराई उस पर आपके ऑडिटर के कोई दस्तखत भी नहीं है, यानी उसकी छान पटक भी नहीं हुई कि कैसे हो रहा था। ये यूं लग रहा है कि जैसे ये बेजाब्तगियां थी, इरेगुलरिटीज थी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बतौर पार्टी अंदाजा नहीं था कि इसके कुछ इंप्लीकेशंस भी हो सकते हैं। नहीं, मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो इरेगुलरिटी है, देखें इमरान खान यू कैन से कि प्राइम मिनिस्टर तो बाद में बने हैं या सियासत में बाद में, सबसे पहले फिलंथ्रापिस्ट थे वो, और आज भी शायद दुनिया के सबसे बड़े फिलंथ्रापिस्ट हैं। तो उनकी अगर मैं एक जो हिस्स को बहुत ज़्यादा मानता हूँ कि वो 2 चीज़ों के बारे में बहुत कंसर्न है, एक ट्रांसपेरेंसी के बारे में और एक आप कह लें कि जो अमानत में ख़यानत का मामला है उस हवाले से। और ये चीज़ उन्हें मिली कि जब शौकत खानम बनाया या उसके बाद आप कह लें तालीमी अदारे बनाए तो वहाँ पे वो ज़्यादा कंसर्न थे और वो चीज़ जो है वो नफ्सियात आगे पार्टी में भी आई है। सो हमारे यहाँ एक जो सेंसिटिविटी और दूसरा एहतियात, तीसरा ट्रांसपेरेंसी, ये तीनों चीज़ें इमरान खान की पार्टी में हों या इमरान खान के अदारों में हों वो इसमें शामिल हैं। लिहाजा यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि कोई चीज़ आप कह लें कि कोई अनअटेंडेड छोड़ी जाए। लेकिन अगर बहुत बड़े पैसे आते हैं या आप कह लें आ रहे हैं या बहुत ज़्यादा अकाउंट हैं, छोटे भी बड़े भी, बहुत छोटी अमाउंट ज़्यादा आती है हमारे पास, तो यू कैन से कि कोई डबल एंट्री या आप कह लें कि कोई ओवरलुक चीज़ छोटी मोटी होना अलग बात है, उसमें उसका ऑडिट होना चाहिए। सर देखिए, छोटी मोटी बात है नहीं। देखिए, अगर कोई चीज़ पोशीदा रखी जाती है या इरेगुलरिटी को बेज़ाब्तगी होती है तो ये बददियानती के ज़ुमरे में आता है और कानून के मुताबिक इसके इम्प्लीकेशंस भी हो गया। पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर इस पर वाज़ेह है और अगर कोई चीज़ पोशीदा रखी गई है तो आर्टिकल 61 और 62 के तहत इस पर कार्रवाई हो सकती है। इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट पार्टी के फंड जाहिर ना करने पर आर्टिकल 61 और 62 को इस्तेमाल कर सकते हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट का जायजा अगर आपके सामने रखें तो सियासी जमातों को इस ऑर्डर 2002 के आर्टिकल 13 के तहत माली साल के इख्तिताम के 60 रोज के अंदर अंदर ये तमाम तर डिटेल्स जमा करानी होती है इलेक्शन कमीशन को। अब ये डिटेल्स तो इलेक्शन कमीशन में ऑब्वियसली ये क्लैरिफाई करनी चाहिए थी। स्क्रूटनी कमेटी के सामने आपके लोग, आपके मेंबर्स पेश होते रहे हैं। जैसे मैंने कहा 2014 से ये केस चल रहा है सर। अगर ये इतनी मीगर डिटेल्स थी, फाइंडिंग्स थी, तो आपके लोगों ने ऑब्वियसली स्क्रूटनी कमेटी में बताया होगा। नहीं, हमारे पास अब आई है ना, हमारे पास तो अब आई, हम उसका जवाब दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में देंगे। आपको बता रहा हूँ मैं कि 2 सामने अमाउंट्स हैं जो आपने, एक 15 करोड़ की अमाउंट जो मरकज़ से सूबों को शिफ्ट हुई है वो डबल एंट्री है, और एक जो सब्सिडी अकाउंट से मेन अकाउंट में गई है वो डबल एंट्री है। 31 करोड़ की, एक 15 करोड़ और एक 16 करोड़, 2 अमाउंट्स हैं जो आप कह लें कि डबल एंट्री है।
जितने पैसे 1,64,64,00,000 रुपया है, 1,64,64,00,000 जो है उसमें से 31 करोड़ निकाल दें तो 1,33,00,000 रुपया तकरीबन कह लें, और 1,33,00,000 रुपया ही वहाँ पे है और 1,33,00,000 ही हम मान रहे हैं, बाकी हमने कहा हुआ है। और दूसरी बात कि इसमें कोई अकाउंट छुपाया नहीं गया, कोई अकाउंट एक्टिव अकाउंट होना और बात है, इनएक्टिव अकाउंट होना और बात है। इनएक्टिव अकाउंट में ज़ाहिर ट्रांजैक्शन भी नहीं है, जिन अकाउंट में ट्रांजैक्शन है वही अकाउंट है मेन, ठीक है। सो हमें कोई इशू नहीं है कि ट्रांसपेरेंसी को लागू किया जाए, जो अदारे हैं वो ट्रांसपेरेंट रखे सिस्टम। यानी चीमा साहब आप ये कह रहे हैं कि जो 53 पार्टी बैंक अकाउंट छुपाए गए हैं, आप ये कह रहे हैं कि असल में वो अकाउंट्स इनएक्टिव थे, वो एक्टिव नहीं है, उनमें ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही थी, जिसको स्क्रूटनी कमेटी की फाइंडिंग्स ये कह रही है कि छुपाए गए। मैं कह रहा हूं छुपाए जाना लफ्ज़ ही, मैं कह रहा हूं छुपाए जाना लफ्ज़ ही गलत है। बेसिकली इनएक्टिव अकाउंट होना और बात है, छुपाया जाना और बात है। छुपाया जाना रकम छुपाई जाती है, सिर्फ अकाउंट नहीं छुपाया जाता। अकाउंट मैंने जहाँ जहाँ नौकरी की है, जहाँ जहाँ रहा हूँ, कोई ना कोई अकाउंट मेरा खुला होगा। मेरा पहला 1988 में यूईटी में मैंने जॉब की थी, वहाँ आज भी शायद अकाउंट खुला हो। अब मैं कहीं वो रिपोर्ट नहीं करता, पता नहीं उसका क्या सूरत हाल है या कितने, मतलब जो एक्टिव अकाउंट है वो हम रिपोर्ट करते हैं। मेरे अपने मतलब आप कह लें कि अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन होती है मेरे अकाउंट्स में, तो मतलब जो एक्टिव अकाउंट होता है वो सामने रखते हैं। अब 1988 वाला अकाउंट सामने नहीं आता। सो बेसिक बात है कि छुपाना और बात है और आप कह लें अकाउंट का एक्टिव होना और बात है। देखिए हमारा स्टांस क्या है, हमारा स्टांस ये है कि जिस तरह आप, ये बड़ा ही अच्छा हुआ कि आप हमारे मुस्लिम लीग नून ने या अकबर एस बाबर ने ये काम शुरू किया कि जनाब या उनकी बिहाफ पे या उनके पैसों पे इसने शुरू किया। अब इस वंस फॉर ऑल हो जाना चाहिए सारी पार्टियों का, सारी पार्टियां होगा। और बड़ी मुनासिब बात आप कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि ये उसी वक्त हो जाना चाहिए था, साल के अंदर अंदर ही, इसको 7 साल नहीं लगने चाहिए थे, क्योंकि ये 14 नवंबर 2014 को अकबर एस बाबर साहब ने पार्टी फंड्स में बेज़ाब्तगियों के हवाले से दरखास्त इलेक्शन कमीशन में सबमिट कराई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा असल में इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले गए, वहां से कुछ स्टे आया, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन बनती है, फिर आपने आला अदालतों से रुजू किया। तो इसमें एक तासुर ये मिलता है कि खुद इमरान खान साहब जो कहते हैं कि एहतसाब शुरू होगा मुझसे, फिर मेरे वजीरों, फिर मुशीरों और फिर नीचे तक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, तो उसमें डिलेज तो पीटीआई की तरफ से लिए गए हैं। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि सबका होना चाहिए एहतसाब और सब पार्टीज को के हवाले से ऑडिट होना चाहिए, लेकिन इसमें डिलेज तो खुद पीटीआई ने लिए हैं सर। मैं समझता इसमें ट्रस्ट डेफिसिट की बात है कि देखें इलेक्शन कमीशन अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का रखा हुआ हो, वो अदालत ना हो, हम चाहते हैं चीज़ अदालत में हो। इलेक्शन कमीशन पे बरल जो आज तक जितने इलेक्शन हुए हैं और जितने वो फ्री एंड फेयर थे, आपको भी पता है, और इलेक्शन कमीशन ही उसका कस्टोडियन था या पुश्तीबान था, तो अगर उसका ये स्टेटस है पूरा, तो फिर डेफिनेटली आपका ट्रस्ट डेफिसिट होता है। हमारे बारे में कोई अदालत फैसला करे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे बारे में आज से 10 साल पहले कोई इलेक्शन कमीशन फैसला करता, मेरे को प्रॉब्लम था उसमें, ठीक है, आज भी हो सकता है। अब हम भाई हमारी एक ही बात है, देखिए आज क्या है हमारा स्टांस ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का सारों को अकाउंट को सामने ले आएँ और वंस फॉर ऑल इसका फैसला करें। और यहाँ जहाँ कहीं रेक्टिफिकेशन होने वाली बात है और किसी ने छुपाया हुआ है, कहीं मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, मैं जिस तरह नवाज शरीफ साहब का एक अकाउंट का जिम्मा आ रहा है कि उन्होंने पैसे जमा करा के निकाले हैं और मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल हुआ पार्टी का अकाउंट, या पीपल्स पार्टी के भी पार्टी के अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग के लिए या बताखोरी के लिए इस्तेमाल होते रहे, वो सारे सामने आने चाहिए और उसके मुताबिक सजा होनी चाहिए। जी फिर पार्टी हो और वंस फॉर ऑल होने चाहिए, कोई मसला नहीं, हमें कोई मसला नहीं है, हम इसको सपोर्ट करते हैं, हम इसको सपोर्ट करते हैं, हम इसके साथ हैं। लेकिन ये है कि ये आप कह रहे हैं कि ये जी चीमा साहब बहुत प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान की एक और मुश्किल का जिक्र करेंगे। हमारे साथ वेलकम बैक। IMF की शराइत पर मिनी बजट लाने का मामला एक बार फिर लटक गया है। कौमी असम्बली के बाद अब सेनेट ने भी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, जिसके बाद चेयरमैन सेनेट ने फाइनेंस तरमीमी बिल कायमा कमेटी खजाना को भिजवा दिया है। सेनेट खजाना कमेटी 3 रोज में अपनी सिफारिशात पेश करेगी, जिसके बाद ईवान में फाइनेंस तरमीमी बिल पर बहस की जाएगी। कबल अपोजिशन जमातों ने मिनी बजट पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए हुकूमत पर भरपूर लफ्ज़ी गोलाबारी की। हुकूमत मिनी बजट के जरिए जहाँ टैक्स छूट वापस लेने के लिए कोशा है, आम आदमी पर अरबों रुपए का बोझ डालने के लिए जतन किए जा रहे हैं, वहीं FBR की जानिब से मेंबरान पार्लियामेंट के टैक्स की तफसीलात मौजूए बहस हैं। टैक्स तफसीलात के मुताबिक बड़े बड़े नामों ने इंतहाई थोड़ा टैक्स अदा किया है।
कई मेंबरान पार्लियामान के असासों और टैक्स अदायगी में कमी देखी गई है, लेकिन इस फहरिस्त में वजीर आजम इमरान खान के टैक्स और उनकी आमदन में इजाफा देखा गया है। टैक्स डायरेक्टरी के मुताबिक वजीर आजम ने माली साल 2019 के दौरान 98,54,959 रुपए टैक्स दिया है, जबकि उन्होंने अपनी आमदनी 4,35,00,000 रुपए जाहिर की है। वजीर आजम की जानिब से टैक्स अदायगी पर सवालात उस वक्त सामने आए हैं जब माजी की टैक्स अदायगी का जायजा लिया गया। FBI के रिकॉर्ड के मुताबिक ने 2013 में बतौर रुकन कौमी असम्बली 1,94,935 रुपए टैक्स अदा किया था, जबकि एक साल बाद 2014 में इस टैक्स में इजाफा देखा गया और इस वक्त तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने 2,18,237 रुपए बतौर टैक्स कौमी खजाने में जमा कराया। 2015 में इमरान खान के टैक्स अदायगी की गई और इस दौरान उन्होंने 76,244 रुपए टैक्स जमा कराया, जबकि 2016 में इमरान खान की जानिब से 1,54,609 रुपए टैक्स अदा किया गया। इसी तरह माली साल 2017 में इमरान खान की जानिब से टैक्स अदायगी में एक बार फिर कमी देखी गई और इस साल इमरान खान ने बतौर रुकन कौमी असम्बली 1,03,763 रुपए टैक्स जमा कराया था। साल 2018 में वजीर आजम इमरान खान की जानिब से 2,82,449 रुपए का टैक्स जमा कराया गया। वजीर आजम इमरान खान जब ऑपोजिशन में थे तो 1 लाख रुपया टैक्स अदा किया करते थे, जबकि वो वजीर आजम बने तो 1 करोड़ टैक्स अदा करने लगे। सवाल यह है कि इमरान खान ने वजीर आजम बनने के बाद ऐसा क्या कारोबार शुरू किया है कि उनकी आमदन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। इस पर सोशल मीडिया पर तबसरे हो रहे हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या वजीर आजम बनने के बाद आमदन में इजाफा किसी खास वजह से हुआ है, उनकी सैलरी बढ़ गई है, कौन सी प्रॉपर्टीज़ ऐसी कोई सेल परचेज है कि तहाइफ मिल रहे हैं, क्या माजी में वजीर आजम ने अपनी आमदनी छुपाई थी जो अब ज़्यादा हो गई है, क्या अपोजिशन में वजीर आजम इमरान खान ने टैक्स चोरी की, क्या वजीर आजम सादिक और अमीन है, वजीर आजम का कारोबार क्या है जिससे आमदन में इजाफा हुआ है। माहाना 2 लाख और सालाना 24 लाख की आमदन पर वजीर आजम ने 98 कैसे दिया, ये सवाल इस वजह से किए जा रहे हैं क्योंकि माजी में खुद वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान कौम को बताते रहे हैं कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो किचन चला सकें। यहां तक कि वजीर आजम की सादगी को भी ब्रांड बनाकर पेश किया गया। मैं प्राइम मिनिस्टर के घर में रहता हूं। प्राइम मिनिस्टर के घर का मैंने खर्चा तकरीबन 30 या 35 करोड़ रुपया जो खर्चा था वो कम किया, जबकि महंगाई का दौर। अपने घर में रहता हूं, अपना खर्चा देता हूं, जो तनख्वाह मिलती है उससे मेरे घर के खर्चे पूरे नहीं होते। वज़ीर आज़म इमरान खान की आमदन में इजाफे और आम आदमी की आमदन में कमी की वजूहात, मिनी बजट की आम आदमी पर असरात, इन तमाम तर इशूज़ पर बात करेंगे। इस वक्त साबिक चेयरमैन FBR माहिर इक़्तिसादी मूर शबर ज़ैदी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम शबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शबर साहब, इब्तदा में तो हमारे कुछ दोस्त बड़े परेशान हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो टैक्स डायरेक्टरी 2019 के मुताबिक टैक्स जमा कराया वो 98,54,959 रुपए है और कंपैरेटिवली 2018 में जब 2,82,449 रुपए सबमिट कराए थे तो ऑब्वियसली सवाल तो बनता है, इसकी क्या वजह हो सकती है शबर ज़ैदी साहब? देखिए, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के टैक्स के बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता, ये उनका ज़ाती मामला है, वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उनका क्या है इशू है। इस पे मेरे कमेंट होना मुनासिब नहीं होगा जी। नहीं, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूँ शबर ज़ैदी साहब, ताकि हमारे व्यूअर्स को भी ये गाइडेंस मिल सके कि बुनियादी तौर पे जब FBR ये डायरेक्टरी इशू करता है तो व्हेन इट कम्स टू इनकम टैक्स तो कौन कौन से टैक्स को जो है वो देखा जाता है, उसमें कौन कौन से सोर्सेज ऑफ इनकम को जो है वो केटर किया जाता है? इसमें इनकम टैक्स होता है जो इनकम टैक्स एक्ट 2001 में है, और जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स उस प्रोविंशियल लॉ में आता है। 2 चीज़ें आती है बस। ये जो आपको डायरेक्टरी मिली है इसमें 2 चीज़ें हैं, एक इनकम टैक्स अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 और दूसरी एग्रीकल्चर इनकम टैक्स अंडर द प्रोविंशियल एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एक्ट ऑफ सिंध, पंजाब, KPK एंड बलूचिस्तान। ये 2 चीजें हैं इस डायरेक्टरी के अंदर। यानी उसमें तकरीबन 5 सोर्सेज हैं गालिबन, आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि उसमें गिफ्ट्स भी देखे जाते हैं, तोहफे तहफ कितने हैं, प्रॉपर्टीज सेल परचेज कितने, मगर टैक्सेस 2 हैं बस उसमें जी। मतलब वो जो हेड्स हैं सिर्फ 2 टैक्सेस हैं, 2 इनकम टैक्स और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स। बिल्कुल ठीक है शबर साहब, जब व्हेन इट कम्स टू इनकम टैक्स तो उसमें देखा जाता है कि तोहफे तहफ की मद में कितना आपने टैक्स दिया है, फिर प्रॉपर्टी सेल परचेज पे कितना टैक्स दिया है, और फिर अदर सोर्सेज, मतलब ये सब जो है वो हेड्स में शामिल है। हाँ, इसमें सब कुछ शामिल है। जो भी टैक्स इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत दिया जाएगा वो इसमें सब शामिल है जी। तो फिर लाइकली हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने तोहफे तहफ की मद में कोई टैक्स दिया हो, प्रॉपर्टी सेल परचेज में दिया हो। मैंने कहा ना, किसी भी पाकिस्तानी का टैक्स जो है उसका अमाउंट, उसके बारे में कोई बात करना कानूनन तौर पे जायज नहीं है जब तक वो खुद आदमी बात नहीं करे, क्योंकि ये टैक्स जो उसका जाती टैक्स है उसका प्राइवेट अफेयर है, वो बता सकते हैं कि इनका कंपोजिशन क्या है। मैं नहीं बता सकता किसी को कि कंपोजिशन क्या है। नहीं, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि टैक्स रिटर्न्स ऑब्वियसली कॉन्फिडेंशियल होती हैं और उसके लिए FBR ने ऑब्वियसली आपको एक यूजर नेम पासवर्ड दिया है जो कि वो शख्स ही इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब मामला है सर मिनी बजट का, इस वक्त सेनेट के अंदर ले किया गया है। मैं आपको ये मगर आपको ये बात बता दूं, ये जो आपका डायरेक्टरी आपकी आई है और जो टैक्सेस आपने देखे हैं, मैं उस पर जनरलाइज कमेंट ये कर सकता हूं कि अगर ये जो टैक्स डायरेक्टरी है
इसमें 250 आदमी तकरीबन ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ वो अमाउंट टैक्स दिया है जो उनको सैलरी पे टैक्स कटा है जो पार्लियामेंट से लेते हैं। इसका मतलब है उनकी कोई आमदनी पार्लियामेंट की सैलरी के बराबर नहीं है। अगर पार्लियामेंट की लाइफ स्टाइल देखे जाए, पार्लियामेंटेरियंस की उनके खर्चे देखे जाएं, तो ये बिल्कुल उसके साथ वासिलत नहीं रखता। तो ये जो पार्लियामेंट है, अगर ये शक्ल है इनकी टैक्स की, तो ये पार्लियामेंट किसी पाकिस्तानी को टैक्स लगाने का हक नहीं रखती। देखिए शबर साहब, दिस इज इंटरेस्टिंग एंड अलार्मिंग एट द सेम टाइम कि एक ऐसे मौके पर जब IMF की कंडीशंस बड़ी कड़ी हैं और वो ये कहते हैं कि आप टैक्सेस इंपोज करें ताकि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू स्ट्रीम शामिल कर सके इसको, तो एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंटेरियंस सिर्फ अपने पार्लियामेंट से जो पैसे मिलते हैं उनको, वो MNA हैं या MP हैं, तो उसी सैलरी के ऊपर टैक्स दे रहे हैं। दिस इज समथिंग वेरी अलार्मिंग, डोंट यू थिंक सो? नहीं, अलार्मिंग नहीं है, हमें तो पता था, हम तो अच्छी तरह जानते हैं कि पोजीशन है, सबको पता है, आपको भी पता था कि ये हालात है। सिर्फ फर्क ये आया है कि वो पब्लिक के सामने आ रही है, फिर ये पब्लिक के सामने जवाब देना। जब ये पार्लियामेंट में बैठ के लोगों पर टैक्स लगाते हैं तो बताए ना कि ये टैक्स लगाने का हक रखते हैं या नहीं रखते। तो देखिए ना शबर साहब, वो जी 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 बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। अब ऐसे मौके पर इस पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये नहीं है कि एक्सेप्शन PTI है, PPP है, PMLN है, MQM है, TUS, सबका यही हाल है। तो फिर ये पार्लियामेंटेरियन डेमोक्रेसी ये क्या होता है? इसको क्लेप्टोक्रेसी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कि जो लोग लूट रहे हैं वही हुकूमत कर रहे होते हैं। शबर साहब, कितनी मुज़क्का खेज बात है कि बिल्कुल उस वक्त के जिस वक्त मिनी बजट दोनों पार्लियामेंट्स के अंदर डिस्कस हो रहा है, आप ये समझते हैं कि वाकई जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि IMF की कंडीशंस बहुत कड़ी हैं इस बार और अमेरिका का कुछ प्रेशर भी है उसके पीछे, तो आपको लगता है कि IMF का सख्त तरीन प्रोग्राम है जो लागू कर दिया गया? नहीं, बहुत खुशकिस्मती है पाकिस्तान की IMF का प्रोग्राम है। अगर IMF का प्रोग्राम नहीं होता तो हम तो कुछ भी नहीं करते। हमने जो थोड़ी बहुत करेक्शन कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि IMF का प्रोग्राम है, हम तो अपने तौर पे कोई करेक्शन करने के खाइल ही नहीं है। तो बहुत ही खुशी है, मुझे निहायत खुशी है, मुझे निहायत इत्मीनान है कि हम IMF प्रोग्राम के अंदर में हैं और हमारे से वो करवा रहे हैं सही चीजें, क्योंकि अगर वो नहीं करवा रहे होते तो हम तो कभी भी कोई सही चीज करते ही नहीं, हमारे अंदर ये सलाहियत ही नहीं है। शबर साहब, देखिए आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इब्तदाई टीम के साथी भी रहे हैं, आपने बतौर चेयरमैन FBR भी सर्व किया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत जब आई तो उस वक्त तो बहुत रिलक्टेंट थे कि IMF प्रोग्राम में हमने नहीं जाना, मतलब ये डिसीजन ही नहीं हो पा रहा था और IMF प्रोग्राम को बहुत गलत समझा जा रहा था। और उसके बाद कड़वा घूंट अभी भी हुकूमत ये कहती है कि हम तो नहीं जाना चाहते थे, लेकिन क्या कीजिए कि माजी की हुकूमतों ने हमें किसी जगह छोड़ा नहीं कि IMF जाना पड़ रहा है। देखिए, मैं वो आदमी था जिसने इमरान खान को बताया था जाके IMF में जाए, और मैंने हमेशा कहा था कि IMF जाना चाहिए। और मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान को जिस तरह के हमारे हालात है, जिस तरह की हमारी हरकतें, हमें तो सारी जिंदगी IMF में रहना चाहिए, क्योंकि हम तो कोई चीज खुद अपने तौर पे सही करने के लिए सलाहियत ही नहीं रखते। हमें तो मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो पार्लियामेंट अगर इस तरह की पार्लियामेंट है तो इनको तो बाहर वाला ही चला सकता है, ये तो अंदर बैठ के कुछ काम कर ही नहीं सकते। जब इनके अंदर के हालात ये है तो आप बताएं वो कैसे पाकिस्तान को चलाएंगे। तो शबर साहब, इस दफा जो स्ट्रिक्ट कंडीशंस है IMF की, क्या ये समझा जाए कि डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ने को अच्छा प्ले नहीं किया, जैसे खान साहब के स्टेटमेंट्स रहे हैं खासतौर पे अफगानिस्तान सिचुएशन की पर्सपेक्टिव में, अमेरिका को लेकर, फिर बाइडेन साहब की कॉल को लेकर, ये वजह है या फिर इनडिसाइसिवनेस है कि IMF प्रोग्राम में जाना है नहीं जाना, ये इनडिसाइसिवनेस इसकी बहुत बड़ी वजह बनी? देखिए, बहुत दिन तक जब गलती करते हैं तो कभी ना कभी तो टाइम आता है ना कि आपको हिसाब देना पड़ता है। अब शायद हो सकता है कौम हिसाब दे रही हो। नहीं, ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि कौम को हिसाब देना पड़ेगा फिर इसका, लेकिन आने वाले दिनों तो पार्लियामेंटेरियन भी आपके अलग अलग आसमान से नहीं उतरे, आपके अंदर से उतरे, आप ही लोग उनको कंधे बैठा के लाते हैं ना, आप ही लोग नारे लगवाते हैं, आप ही उनसे टीवी प्रोग्राम कराते हैं, आप ही उनको शो से बैठाते हैं, उनसे आप पाकिस्तान तोड़वाते हैं, कभी जुड़वाते हैं, तो उनसे कभी ये नहीं पूछते कि टैक्स क्या है। तो अब अच्छी बात है, ये हो रहा है, बहुत खुशी है, मुझे तो निहायत खुशी है कि सब कुछ हो रहा है। शबर साहब, फाइनली व्हेन वी आर इनटू द IMF प्रोग्राम, आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में जैसे खान साहब कह रहे हैं कि ईज ऑफ होंगे मामला, हमारी मईशत बेहतर होगी, महंगाई में कमी वाकई होगी, 1-2 महीने मुश्किल हैं, क्या वाकई ये ठीक बात है? आप समझते हैं कि ये जस्टिफाइड नहीं है, खासतौर पे इस वक्त पे जो पोजीशन है इस वक्त इकोनॉमी की? थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है, मगर पाकिस्तान की बुनियादी माशी हालात, जब तक हम जो सर्जरी हमने शुरू की है और जिसको अब हम मोमेंटम देने जा रहे हैं, आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये जो सारा कुछ हो रहा है, जो कुछ हम कह रहे हैं और जो बातें आ रही हैं, ये आपको नजर आ रहा है कि ये किस तरफ ले जा रहा है, और ये पाकिस्तान को सही कर देगा। इसी तरह पाकिस्तान सही हो सकता है जब आप ट्रांसपेरेंसी लाएंगे और बताएंगे कि देखिए इसमें ये पार्टी, ये सियासत नहीं है, ये सियासत नहीं हो रही है, पाकिस्तान की बुनियादी मसाइल हैं, ये इसमें सब बराबर हैं। कोई पार्टी ये नहीं कह सकती कि हम इस काम में अच्छे हैं। तो जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं डेमोक्रेसी की और इकोनॉमी की और GDP की और ग्रोथ की और इन्वेस्टमेंट की, पहले वो अपने घर पे तकरीबन में झांके ना कि उन्होंने क्या दिया है, टैक्स क्या दिया है, उनका लाइफस्टाइल क्या है। वो चाहते हैं पाकिस्तान में टैक्स लाना नहीं जाता। जब मैं CNIC की शर्त लाया था
और मैं वापस आ गया छोड़ के इसी वजह से। तो क्यों आया? इसलिए कि मुझे पता था कि ये पार्लियामेंट हमारे साथ नहीं चल पा रही है, भी नहीं चल पाएंगे। लेकिन शवर साहब, वेरी सॉरी टू से, अभी सर्जरी तो मुझे लगता है अभी भी शुरू नहीं हुई, क्योंकि जिस करेक्टिव रिफॉर्म्स की बात वो कर रहे थे कि रिफॉर्म होगा, हमारी इकोनॉमी जो है ओवरऑल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है, वो तो फिर भी नहीं हो सका। अभी जो कुछ हो रहा है वो तो IMF के इमा पर हो रहा है। नहीं तो मैंने आपको पहले भी कहा ना, आए वहां पे हो रहा है तो अच्छी बात है ना। सर्जरी के लिए पहले पेशेंट को पहले तैयार किया जाता है, फिर बिस्तर पे लिटाते हैं, फिर उसको जाके ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं। तो अभी टाइम लगेगा ना। अभी तो पेशेंट को तैयार किया है मेंटली, अभी तो पहले मेंटली तैयार करना है कि भाई तुम्हारा ऑपरेशन होना है। फिर उसके बाद उसको काउंसलिंग करेंगे, उसके बाद थिएटर में लिटाएंगे, फिर लिटा के ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे, फिर थिएटर में ले जाने के बाद फिर ऑपरेशन करेंगे। तो ये तो लंबा प्रोसेस है ना, 1-2 साल लगेंगे। और उसके बाद ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन होने के बाद 10-15 साल तक उस ऑपरेशन की रिकवरी होगी, तो इंशाल्लाह ताला सब बेहतरी हो जाएगी। लेकिन जबर साहब, मुझे लगता है कि ऑपरेशन एनेस्थीसिया के बगैर ही होगा, और ये चीर फाड़ में तकलीफ तो बहुत होगी, और इस तकलीफ से तो पब्लिक को गुजरना पड़ेगा। जैसे आपने फरमाया, पार्लियामेंटेरियंस को तो शायद इसकी इतनी तकलीफ नहीं होगी जितनी एक कॉमनर को होगी। नहीं, ऑपरेशन में तो तकलीफ हर एक को होती है, मगर जो कैंसर भी निकल जाता है ना उसके अंदर से, फिर ऑपरेशन तो हमेशा तकलीफ दे होता है ना। मगर ऑपरेशन के बगैर, अगर ऑपरेशन नहीं करेंगे तो बंदे को मौत आ जाती है ना। तो अगर ऑपरेशन नहीं करोगे तो मौत आ जाएगी। तो ऑपरेशन तो होना है, तकलीफ तो आप एनेस्थीसिया से परेशान नहीं हो। पहले आप ये बताएं कि जो आपका ट्यूमर है, अगर आप ट्यूमर नहीं निकालेंगे तो आपको मार देगा ना। तो ट्यूमर तो निकालना है ना। तो एनेस्थीसिया देना है, नहीं देना है, अच्छा देना, वो तो बात की बात है ना, मगर ट्यूमर तो निकालना है ना जी, पहले बात। शबर साहब, हमारे इकोनॉमिक कैंसर का ये इलाज है, आप ये समझते हैं क्या हम इस दफा अपना वो जो टैक्स रेवेन्यू है FBR, वो टारगेट पूरा कर लेगा? फिर दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जो फर्स्ट 6 मंथ्स के अंदर, टारगेट वाली बात नहीं किया करें मेरे साथ, ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं। इससे आगे चले सर, फर्स्ट 6 मंथ्स के अंदर जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, चलिए इसको देख लें। सर, इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। नहीं, ट्रेड डेफिसिट देख लें, आपकी पहली छमाही के अंदर 100% बढ़ गया है इंपोर्ट से। कब कह रहा हूँ, आपसे डिसएग्री तो नहीं कर रहा ना सर? जी, मैं तो कह रहा हूँ कि ऑपरेशन थिएटर में लेके जाए। मैं कब कह रहा हूँ कि आप गलत कह रहे हैं? नहीं, अल्टीमेटली आपको ये लग रहा है सर कि एक्सपोर्ट्स का पहिया भी घूमेगा, इंपोर्ट्स के कर्व भी हो जाएंगी, ये ट्रेड डेफिसिट जो बड़ा वाइडन हो रहा है अभी तक? ये तो भाई, ये तो वो चीजें ना जो आप सतही चीजें कर रहे हैं। पहले आपको बड़े बड़े काम करने पड़ेंगे, डेट रिटायर करना पड़ेगा, फॉर्म को सीधा करना पड़ेगा। ये तो छोटी मोटी चीजें ना। अभी तो सिर्फ ट्रेलर चल रहा है, अभी फिल्म चलने देना थोड़ा सा आगे। और साहब, ये फिल्म ये कितने घंटे की, कितने सालों की फिल्म होगी, या सदियां लग जाएंगी इस फिल्म को सर? नहीं, तो डिपेंड करेगा ना कि पब्लिक कितना साथ देती है। अच्छा, आप ये पब्लिक को कम से कम ये तो बताओ कि हकीकत क्या है। यही तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि पब्लिक ये तो देखे ना कि जो फिल्म देख रहे हैं इसमें हकीकत क्या है। ये तो नहीं है ना कि आप सिर्फ फिल्म देखते रहें, पहले फिल्म की हकीकत भी देखे ना कि चल क्या रहा है। अगर आप छोटी मोटी बातें कहते हैं, एक्सपोर्ट को ये कर देंगे, छोटी मोटी बात है ना। बड़ी बात करें ना कि वो फिल्म जो चल रही है वो कहानी चलने वाली भी है, नहीं चलने वाली, कहानी चलने वाली नहीं है। इस तरह से खत्म हो गई बात। शवर साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, चले फिर एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ये जो बिल है जिसमें ऑटोनॉमी की बात हो रही है, पता चला कि PM ऑफिस को भी इस पर कुछ ग्रीवेंसेज हैं, कुछ कंसर्न्स का इजहार किया। और फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से जब हुकूमत पाकिस्तान पैसे नहीं ले सकेगी, मतलब इस वक्त तो हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है ना कि हमें पैसे चाहिए हैं, लेकिन एक्सटर्नल इंटरनल डेट हो, फिर मुकामी बैंक से, अगर सेंट्रल बैंक से हम पैसे नहीं लेंगे, कमर्शियल बैंक की तरफ जाएंगे। देखिए, आप ये गलत कह रहे हैं, बात सुन लीजिए, गलत कह रहे हैं आप। सेंट्रल बैंक से पैसे बहुत थोड़े लिए जाते हैं। सारे गवर्नमेंट की बोरोइंग ट्रेजरी बिल से होती है, जो बैंकों से होती है। सेंट्रल बैंक से कोई पैसे नहीं लेते, ये गलत है। और जो स्टेट बैंक वाले बिल के बारे में बात है, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि पाकिस्तान में 90%, 98% लोगों ने ना उस एक्ट को पढ़ा है जिसमें तरमीम आई है, ना उस अमेंडमेंट को पढ़ा है जिसमें तरमीम आई है। तो अगर आप मुझसे क्लॉज टू क्लॉज बात कर सकें तो बात करें। मेरा इस पर बिल्कुल कन्विंस ओपिनियन है। इसकी एक तो प्रोविडेंट क्लॉज वो है जिसके अंदर ऑब्वियसली पैसे लेने की बात है मरकजी बैंक से, दूसरा पे स्टेट बैंक के गवर्नर की मुद्दत मेयाद। वही तो आपको अर्ज कर रहा हूं ना कि पाकिस्तान गवर्नमेंट स्टेट बैंक से बोरो बहुत थोड़ा अमाउंट करती है। पाकिस्तान गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल से बोरो करती है। ट्रेजरी बिल स्टेट बैंक नहीं इशू करता, वो पब्लिक पाई करती है। आप ये समझते हैं कि दैट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। स्टेट बैंक का कोई इशू नहीं है। सब बेकार की बात है, उनको सब जो बातें कर रहे हैं उन्हें पढ़ाई नहीं है अभी। अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट है, उसका जो टेन्योर है वो 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है। आपको लगता है ये भी जस्टिफाइड है? इसमें परेशानी की क्या बात है? कोई नो मैटर व्हाट। दूसरी बात यह है कि वो स्टेट बैंक का गवर्नर, वो कहते हैं कि रिपोर्ट नहीं कर सकेगा, प्राइम मिनिस्टर उससे जवाब तलबी नहीं ले सकेंगे, पूछ नहीं सकेंगे इकोनॉमिक मामलात के अंदर। ये भी ठीक है, आप समझते हैं? कहां लिखा है उसमें? कहां लिखा है? नहीं, ये उसकी जो क्लॉज है 46, मैं उसका हवाला दे रहा हूं कि जिसमें क्या लिखा उसमें, जिसके ऊपर PM ऑफिस ने कंसर्न्स का इजहार किया है कि असल में वो क्या लिखा है? यही कि उसमें लिखा है कि PM रिमूव नहीं कर सकता है, लिखा हुआ कहीं? नहीं, गवर्नर्स के साथ जो था कोई, ये कह रहा हूं कोई ऐसी चीज नहीं है भाई, मैं अर्ज कर रहा हूं कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है इसमें लिखा है कि PM रिमूव नहीं कर सकता। और रिमूव की बात नहीं कर रहा मैं। पहले भी ये टर्म थी जी,
मैं कंसल्टेशन की बात कर रहा हूं सर, कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो स्टेट बैंक को, गवर्नर को बुला के पूछ नहीं सकता है कोई, मतलब आपको लगता है कि ये टर्म भी गलत है? जो बात प्राइम मिनिस्टर तो कभी पूछता भी नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पूछती है इससे, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ ना, ये बेकार की बातें हो रही है ना, सिर्फ ये अर्ज करने पूछूंगा। यानी वो जो पार्लियामान के अंदर सॉवरेनिटी से मुतालिक बात की जा रही है कि हमने अपने हाथ काटकर स्टेट बैंक को और फिर असल में IMF को दे दिए। जो बात कर रहे हैं उनसे पूछे तो सही कि क्या तब्दीली आई है भाई, ये तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। नहीं, ये जो बंदा आया है वो अच्छा, मेरी बात सुने, जो बंदा आया है वो इसराइल से आया है क्या? वैसे कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं शबर साहब, कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं। नहीं तो नहीं, इसराइल से, अगर वो इसराइल से आया तो फिर निकाल दो उसको ऐसे ही। अगर वो इसराइल से आया तो वैसे ही निकाल दे ना, या इंडिया से आया तो वैसे ही निकाल दें। आप अगर मेरी हुब्बुल वतनी पे शक कर रहे हैं तो अलग बात है। अब गवर्नर मैं हूं या कोई और रजा बाकर की वो वतनी पे आपको शक है तो ठीक है, फिर है ना, फिर तो कुछ नहीं हो सकता ना। नहीं, यानी साबिक चेयरमैन FBR इकोनॉमिक एक्सपर्ट शबर जैदी साहब ये समझते हैं कि ना तो SBP अमेंडमेंट एक्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, उससे एक्ट को चेंज होने जा रहा है। मैंने इसके ऊपर डिटेल कमेंट लिखे हैं बिजनेस रिकॉर्डर में। मैं वाहिद आदमी हूं पाकिस्तान में, इसलिए कमेंट लिखे हैं क्लॉज टू क्लॉज। आप पढ़ लें, अगर आपको आप देख लें, अगर आपको नजर आए तो मुझे बता। और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि जो मिनी बजट का प्रॉब्लम है या IMF का ये जो प्रोग्राम है, ये कोई सख्त प्रोग्राम नहीं, अल्टीमेटली यही हल है हमारी इकोनॉमी का। मतलब आप ये समझ, ज्यादा हल है, इससे ज्यादा सख्ती होनी चाहिए। अच्छा, वो सख्तियां किन किन सेक्टर्स में होनी चाहिए सर, मुझे लास्टली बता दीजिएगा। सबसे हर सेक्टर में होनी चाहिए। बिजली की प्राइसेस बढ़ानी चाहिए कमर्शियल कंज्यूमर्स के लिए, गैस की प्राइस बढ़ानी चाहिए कमर्शियल कंज्यूमर्स के लिए, गैस की प्राइस बढ़ानी चाहिए डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए, ये सख्तियां होनी चाहिए। ठीक है शबर साहब, शायद ये आपके लिए आसान है क्योंकि वो जो लोग मैंडेट लेकर आते हैं उनसे पब्लिक जरूर पूछती है कि हमारे ऊपर प्रेशर वो मैंडेट वाले बगैर। साबिक चेयरमैन FBR बारिक के साथ ये मूल शबर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। शहर कायद के बासी हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में सिंध असम्बली के सेक्रेटेरिएट के सामने धरना दिए बैठे हैं। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम कराची को हक दो के नाम से एहतजाजी धरने में मार्केट एसोसिएशन के सदूर, मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, नौजवान, बच्चे और बुजुर्ग शरीक हैं। जब ख़वातीन की एक कसीर तादाद भी इसी धरने में मौजूद है, पार्टिसिपेट कर रही है। शहर कायद के बासियों का मुतालबा है कि उन्हें वफाक से कोई हक मिला है और ना ही सूबे ने उन्हें कभी अपना जाना है। मुल्क को 67% और सिंध को 98% रेवेन्यू फराम करने वाला कराची बुनियादी सहूलियात से महरूम है और एक बड़ा मुतालबा उनका सिंध बल्दियाती एक्ट से मुतालिक भी है, सेंसस से मुतालिक भी है। इसी पर बात करेंगे इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा कादिर खान बंदूखेल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम बंदूखेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बंदूखेल साहब, हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में जमात इस्लामी का धरना जो सिंध असम्बली के बाहर जारी है वो चौथे रोज़ में दाखिल हो गया। आज भी ये धरना बदस्तूर जारी है और एक बड़ा मुतालबा यह है कि लोकल बॉडीज़ एक्ट गैर आइनी है, जाली मरदमशुमारी की गई है। अब इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या टेक है बंदूखेल साहब? बहुत शुक्रिया। यकीनन आइन के मुताबिक फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रैली, इजलास, ये सारे आइन का हिस्सा है। इनको हक है कि वो एहतजाज करे, धरने दे, जुलूस निकाले, जलसे करे, ज़रूर करे। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ तो कि जिस असम्बली के सामने ये एहतजाज कर रहा है उस असम्बली में इनका सिर्फ एक सीट है और पीपल्स पार्टी की 99 सीट है। अब ये मुझे बताओ कि 76 से 2/3 मेजॉरिटी है, 76 से बढ़ के हमारा 99 सीट है और 99 की जो हमारी 2/3 से भी ज्यादा। मधुखेल साहब, लेकिन इसमें PSP भी है, MQM भी है, सबका रिजर्वेशंस तो ऑलमोस्ट सेम है सबके, सभी इन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं कि ये बल्दियाती एक्ट को भी मुनासिब नहीं है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिनके गवर्नर ने इस पर दस्तखत ही नहीं किया। आप मुझे बताओ कि PSP क्या चीज है? उनका तो काउंसलर भी नहीं है पूरे पाकिस्तान में, आप उसको पार्टी क्यों शुमार करे हो? ऑब्वियसली आप सुन लेना मेरी जान, PSP का सरबराह मुस्तफा कमाल को मैं शिकस्त दे के चौथे नंबर पे भेज चुका हूँ। अब आप ऐसे तो नहीं करे, कोई टांगा पार्टी आ गया और उसने कहा भाई नहीं, आप मुझे वो बताएं, मैं टेक्निकल बात आपको बता रहा हूँ। यकीनन एहतजाज सबका है, जिस तनख्वाह पे ये काम कर रहे हैं इसी तनख्वाह पे मुस्तफा कमाल, इसी कानून की मैं बात कर रहा हूँ, इसी कानून पे मुस्तफा कमाल सब 4 साल गुजार चुके हैं। इसी कानून के मुताबिक नियामतुल्लाह खान साहब जो मेयर थे, सिटी नाजिम उस वक्त नाम था, वो जमा इस्लामी का, वो 4 साल मुकम्मल कर चुके हैं। और फिर जो इख्तियारात उस वक्त नहीं थे, यानी बिल्डिंग कंट्रोल और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इस मरतबा वो इख्तियारात भी मेयर को दिए गए।
अब आप मुझे बताओ, जो इख्तियारात नहीं थे वो 4 साल मुशर्रफ के दौर में गुजार चुके थे, वहां कानून यानी अच्छा। मंदुखिल साहब, आप नहीं समझते कि मेयर को बेख्तियार करने से मुताल्लिक जो एक शिकवा है कि सिंध के हर शहर का मेयर बेख्तियार होगा, डोंट यू थिंक कि ऐसा ही होने जा रहा है इस एक्ट के मुताबिक? मेरा ख्याल में मैं दोबारा कह देता हूँ, समझाने में शायद मैं आपको नहीं समझा नहीं, पा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूँ, अपोजिशन का रिजर्वेशन यही है ना कि मेयर बेख्तियार होंगे। भाई वो झूठ बोलते हैं ना, अब झूठ का तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है ना। एक सीट वाले जो है ना 99 पे हैवी होने की कोशिश करे तो ये तो फिर तो एहतजाज नहीं हुआ, कुछ और नाम देंगे आप उसको। अब एक आदमी का एक सीट, एक पार्टी का एक का कुछ नहीं है, वो कह रहे कि भाई ये इस कानून बदल दो। भाई हमारे पास मेजॉरिटी है, हमने जो 4-4 साल आप गुजार चुके हैं, मुस्तफा कमाल एमक्यूएम के मेयर थे, वो 4 साल इसी कानून के तहत, बल्कि 2 इख्तियारात न होने के बाद वो कर चुके हैं। नंबर एक बात, जमा इस्लामी इसी कानून के तहत 4 साल नियामतुल्लाह खान साहब गुजार चुके हैं इसी कानून के तहत। अब आइए एमक्यूएम को, एमक्यूएम ने जो पिछले 6 महीने से पहले जो थी 4 साल वसीम अख्तर साहब इसी कानून के तहत, इसमें सिर्फ नाम बदलता, उस वक्त मुस्तफा कमाल साहब और जमा इस्लामी के वक्त टाउन सिस्टम था और इनके दौर में डिस्ट्रिक्ट सिस्टम था। और डिस्ट्रिक्ट सिस्टम में आपको भी याद है, पुराना क्लिप आप निकाल के देखें, हर वक्त एमक्यूएम कहते थे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या कचरा उठाने वाली जो डिपार्टमेंट है वो मेयर के हवाले कर दे, और पानी का जो सप्लाई जिसको हम वाटर बोर्ड कहते हैं वो मेयर के अंडर के, वो दोनों इस मर्तबा जो पिछले 6 महीने पहले नहीं था वो अब कर दिया है। नंबर 2 बात, अब सवाल ये कि इनका जो मुतालबा है, और ये कानून सिर्फ कराची के लिए नहीं, ये पूरे सिंध के लिए है। अब वजह क्या है? वजह यह है कि खुद हमने इतने ज्यादा इख्तियारात दे दिए, जो पिछले एमक्यूएम पीएसबी, और पीएसबी तो खैर नहीं थी, एमक्यूएम का ही मेयर था, पीएसबी बना दिए, और जमा इस्लामी इस कानून के तहत वो काम कर चुके हैं। अब वजह क्या है? वजह इनको ये खतरा लग रहा है कि सिंध हुकूमत का मुर्तजा वापस जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो आप 6 महीने पहले कराची में कचरा कहते थे, अब कचरा नहीं है और तरक्याती काम का जाल बिछ गया। तो अब आप मुझे बता दो, 6 महीने पहले मेरा इलेक्शन हुआ, पीपल्स पार्टी 6ठे नंबर पे थी उस वक्त, आज पहले नंबर पे आ गई है। इनको खतरा है कि पीपल्स पार्टी जिस तरह काम कर रही है, ये बल्तियाती इलेक्शन सारा जीत जाएंगी और मेयर जो इनका होगा पीपल्स पार्टी में, ये इख्तियारात उनके पास चलेंगे। अब आप मुझे बताओ, आप मुझे कानूनी, आप मेरी रहनुमाई कर दे, जमा इस्लामी एक सीट पे जो एहतजाज कर रही है, क्या एक सीट पे 99 वाले? नहीं, वो तो बदुखेल साहब, जैसे आपने कहा कि आज़ादी इजहार राय, ऑब्वियसली आपकी एक सीट है, आधी सीट है, आपको हक हासिल है कि आप असेंबली के बाहर धरना दें, आप एहतजाज करें, अपने रिजर्वेशंस ग्रीवेंसेस को बिल्कुल बताएं, इसमें तो कोई ऐसी नाजायज़ बात नहीं है। सर मुझे लास्टली सिर्फ ये कहिएगा कि जो सेंसस से मुताल्लिक है, कोई भी इंतखाब से पहले उसकी डीलिमिटेशंस और डीलिमिटेशन सेंसस की बुनियाद पर होती हैं, क्या ये मुतालबा जस्टिफाइड है कि ये मरदमशुमारी जाली है और उसके बाद डीलिमिटेशंस होंगी तो शायद जो बहुत सारी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वो उस जगह पर चली जाएंगी जिसमें फेवर होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? देखिए, पहले तो जो आप जमा इस्लामी कहते हैं कि डीलिमिटेशन या वो जाली, मैं आपको एग्री करता हूं। सबसे पहले पीपल्स पार्टी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। आप तारीफ, आज की ये पीपल्स पार्टी के एमएनए के हिस्से से आपको बता रहा हूँ कि मरदमशुमारी जाली है जो पहले हो चुके थे, अलका बंदी जाली है जो पहले हो चुके हैं। तो आप मुझे बता दो कि अब मैं और क्या करूं? और अब इलेक्शन कमीशन ने अलका बंदी की बाकायदा शेड्यूल जारी कर दी है। अब उस शेड्यूल के तहत क्या मैं हिस्सा नहीं लूं? तो आप मुझे ये बता दें कि ये धरना यहाँ से उठा के एक सीट वाले जाके इलेक्शन कमीशन के सामने कर दे। ये जो ऑर्डर है ये इलेक्शन कमीशन ने किया, ये वजीर आला सिंध ने या बिलावल भुट्टो साहब ने नहीं किया। आप मुझे बताओ, हम इस स्टेज पे जो असेंबली के सामने एक सीट वाली धरना देके बैठे, हम क्या कर सकते हैं? देखिए सेंसस तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है और वो हुकूमती इत्तेहादी एमक्यूएम का भी रहा है, वो भी आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन आई डोंट नो इसके बाद क्या हुआ। डीलिमिटेशंस अगर वैसे ही हो जाएंगी तो उसके नतीजे में जो इंतखाबात होंगे, ये जो धरने आज जारी हैं उसके बाद भी होंगे, ये एहतजाज और धांधली का शोर तो उस वक्त भी मचेगा। कादिर मंदुखेल साहब, तो आप मुझे बताइए कि थोड़ा सा और से इंग्लिश में रीड माय लिप्स। मैं आपको टेक्निकली बात समझा रहा हूँ कि जो मरदमशुमारी की एमक्यूएम जाली, उसके ऊपर एहतजाज लोगों ने भी किए, मैंने भी किया है। अब मरदमशुमारी का जो अदारा है उसके सामने एहतजाज होना चाहिए। आज जो अलका बंदी का जो शेड्यूल किए है वो इलेक्शन कमीशन ने किए। आइए मैं भी आपके साथ हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ एज ए सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी, जब मैं खुद उसको मानने को तैयार हूँ। अदारा है मरदमशुमारी और इलेक्शन कमीशन ने दोनों ने मेरे सर पे डाल दिए, मैं क्या करूं? अब मुझे बताओ, आप धरना तो किसके सामने करते हैं, मेरे सामने क्यों कर रहे हैं? मैं तो खुद आपकी तरह विक्टिम हूं। दूसरी बात,
दूसरी बात ये कि अब उसको हो गया क्या, जो इलेक्शन कमीशन के ये कह रहे हैं कि इलेक्शन जल्दी होना चाहिए, ये जो धरने ये सारी चीज कर रहे हैं, तो इससे इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएगा। और सिंध हाई कोर्ट गए हुए, तो आप सिंध हाई कोर्ट गए हुए जरूर जाए सिंध हाई कोर्ट, अगर वकील नहीं है मैं आपको वकील करने को तैयार हूँ, मैं आपको वकील देने को तैयार हूँ, आप मुझे बता दो मैं क्या कर सकूँ मेरे पेपर्स पर। मगर इसके बावजूद पिछले महीने बाकायदा PSP के और बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर खान मंदूखेल हमारे साथ मौजूद थे। भी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बात करेंगे कि क्या हवाओं का रुख बदल रहा है इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान में इस वक्त एक नया बयानिया तश्कील दिया जा रहा है। हुकूमत की नाकामी को वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की नाकामी की बजाय निज़ाम की खराबी को वजह करार दिया जा रहा है। यहाँ तक कि वज़ीर आज़म के बाएतमाद दोस्त और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए को अवाम में मकबूल बनाने वाले दानिश्वर भी अब नया बयानिया लेकर मैदान में। जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मीडिया के जरिए बयानिया बनाने के इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं, वही मुस्लिम लीग नून के दौर में मीडिया मैनेजमेंट के हवाले से नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ की ऑडियोज आने का सिलसिला भी जारी है। मैं उनसे जरूर करनी है। जी अंकल। एक उनका प्रोग्राम होता है स्कोर कार्ड। जी अंकल। अच्छा, उस स्कोर कार्ड में हसन निसार साहब ने, आपको पता है, वो हमें बहुत गालियां दी और अब एक इरशाद भट्टी भी आ गया। एक इरशाद भट्टी इन्होंने ऐड कर लिया, वो भी आपको मालूम है कि बहुत ही घटिया गुफ्तगू। हाँ जी, हाँ जी। मजहर अब्बास साहब जो हैं वो उनकी गुफ्तगू में भी टिल्ट हमारे खिलाफ ही होता है, तंज भी होता है, मजाक भी होता है। बाज़ दफा वो बातों को स्पिन भी करके थोड़ा सा हमारा मजाक उड़ा देते हैं। बिल्कुल। ऑडियोज के जरिए से हुकूमत की जानिब से तासुर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मीडिया से मर्जी के तज्जिए कराती है, लेकिन इसी वीडियो में यह तासुर भी गहरा हो रहा है कि मीडिया हुकूमती दबाव के सामने झुकने की बजाय अवामी मफाद गैर जानिबदारी के साथ खड़ा हुआ है और हकीकत में रियासत के चौथे सुतून की नुमाइंदगी। प्रोग्राम के वक्त अपने इंतजाम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अब तक रखिएगा ख्याल।